बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम और डीएनए का चैप्टर है ये हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्रोमोसोम है कॉम्प्लेक्स से ये सिंपल की तरफ जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे इस चैप्टर में हम देखें तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम को देखेंगे, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक छोटी चीज़ है डीएनए, इससे छोटी जो डीएनए को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो हम जीन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बड़े से हम जो है वो छोटे की तरफ आ रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो क्रोमो का मतलब होता है कलर और सोम्स बॉडी, कलर्ड बॉडी है। ठीक है, यानी कलर की मदद से इसको हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जो कि सिर्फ किसके दौरान जाहिर होते हैं? सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। पहले ये जैसे हम बात करें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में होता है? वो इस तरह से क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जैसे हमने जो है वो ट्रैवल करना होता है तो हम अपना जो लगेज है, जो अपना सामान है, उसको क्या करते हैं? पैक करते हैं। ठीक है, उसकी फोल्डिंग करते हैं ताकि उसको ले जाना जो है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो इस तरह से जब सेल डिवाइड होता है तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे सेल्स में भी जाता है, वो भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रैवलिंग जो है वो इसके लिए हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं। ये जो है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। ये जो धागों की सूरत में पड़ा है सेल के अंदर, ये क्या करता है? ये कॉम्पैक्ट इस तरह से कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है इसका। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, और वो सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये ऑब्ज़र्व सबसे पहले किसने किए थे, तो जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वेल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, ऑब्ज़र्व किया था सबसे पहले। तो स्टडीड इन, और कहाँ पे स्टडी किया था? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलेमेंडर लार्वा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये सेल डिवीजन के दौरान ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जो डिवाइडिंग सेल्स थे, जब डिवाइड हो रहे थे सैलेमेंडर का लार्वा, तो उसी दौरान ही ये जो है वो नज़र आए थे, ऑब्ज़र्व किए गए थे। ठीक है, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद ही ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जितने भी हमारे पास यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं? उनमें क्रोमोसोम्स ऑब्ज़र्व किए गए। यानी तमाम के तमाम जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। ठीक है, स्पीशी टू स्पीशी इसमें डिफरेंट जो है वो नंबर्स होते हैं, डिफरेंट पेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पेंसिलियम की तो इसमें एक पेयर होता है। ठीक है, क्रोमोसोम का एक पेयर होता है, यानी कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स होंगे। तो क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2, और पेयर की बात करें तो 1। ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक पेयर है। ठीक है, फंस में 500 से ज़्यादा पेयर्स होते हैं। यानी अगर 500 पेयर्स हैं तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 1000 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और हनी बी में 16 पेयर्स हैं तो 32 क्रोमोसोम्स होंगे। कॉर्ड में 10 पेयर्स हैं तो 20 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसी तरह माउस में 20 पेयर्स हैं तो 40 क्रोमोसोम्स होंगे। शुगर केन में 40 पेयर्स हैं तो 80 क्रोमोसोम्स होंगे। और इसी तरह फ्रॉग में अगर बात करें तो 13 पेयर्स हैं तो 26 क्रोमोसोम्स होंगे। ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें क्रोमोसोम्स की, तो ये कंटेन थाउजेंड्स ऑफ जीन। ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में जीन्स मौजूद होते हैं। और जीन्स क्या करते हैं? यही रोल प्ले करते हैं डिटर्मिनिंग हाउ अ पर्सनस बॉडी डेवलप एंड फंक्शन। ये डिटर्मिन करते हैं कि किस तरह से एक पर्सन जो है वो उसकी बॉडी ने डेवलप करना है, एक इंसान की जो जिस्म है वो किस तरह से डेवलप होगा, उसके क्या फंक्शंस होंगे, ये सारा काम कौन करते हैं? जीन्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद होते हैं एक क्रोमोसोम्स के ऊपर, जिनके जो है वो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि बॉडी ने किस तरह से क्या होना है? डेवलप होना है। पोजेशन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल।
ठीक है। तो हमारे जो जिस्म है, जैसे हमारा इंसानी जिस्म है, तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो होना ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, नहीं तो हमारे जो है वो डिसऑर्डर्स होंगे। अगर कम होंगे या ज़्यादा होंगे क्रोमोसोम नंबर, तो इससे डिसऑर्डर्स होंगे, यानी बीमारियाँ पैदा होंगी। तो इसके लिए जो है वो तमाम क्रोमोसोम्स जो है वो होना ज़रूरी हैं। जितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, जैसे 23 पेयर्स हैं, तो 23 के 23 होने चाहिए अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। मिसिंग ऑफ अ पार्ट और होल क्रोमोसोम, कोई भी क्रोमोसोम अगर मिस होता है, यानी वो नहीं है, तो क्या होगा, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इवन डेथ। तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, इसके नताए जो है वो बुरे होंगे, और इससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्रोमेटिन की शक्ल में पहले मटेरियल होता है, फिर उसके बाद वो कॉम्पैक्ट होकर क्या बना देते हैं सेल डिवीज़न के दौरान, क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन जो है वो हमारे पास ओपन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि खुला हुआ बिल्कुल जो है वो, जैसे सामान की बात करें तो वो बिल्कुल जो है वो खुला हुआ है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल में बिखरा हुआ होता है, तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन अगर वो कंडेंस हो जाए तो क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। ये अनपैक्ड होता है, बिल्कुल जो है वो इसी तरह अनपैक्ड होता है, इसी सूरत में सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है, और ये पैक्ड मटीरियल है। यही जो मटीरियल है क्रोमेटिन, ये क्या हो जाता, कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, सख्ती से पैक होना शुरू हो जाता है। ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, ठीक है। ये नॉन डिवाइडिंग जब स्टेज होती है, सेल डिवीज़न नहीं कर रहा होता, तो ये इस तरह से ओपन ही सारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है। लेकिन जब जो है वो डिवाइड होना होता है, तो क्योंकि उसने एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको फोल्ड करना पड़ता है, पैक करना पड़ता है। तो ये डिवाइडिंग स्टेज है। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम के बारे में था, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।